हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचरविल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की क्लास में अपन वॉइस पढ़ने वाले हैं। वॉइस के वेटेज के बारे में बात करूं ना साथी, तो 2024 के 36 सेट देख लो। ऑलरेडी मैंने एनालिसिस करा दिया है। उसमें हर एक सेट में दो क्वेश्चन वॉइस के पूछे गए हैं। मतलब वॉइस का अलग लेवल पे वेटेज बना हुआ है एसएससी के फील्ड में। लेकिन मैं आपको बता दूं ना कि इस बार वो लेवल नहीं रहेगा, थोड़े बढ़ के लेवल पूछने वाले, मतलब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले। मैंने आपको कहा ना साथी, लेवल कुछ भी हो, हर एक टॉपिक से आप कंफ्यूजन लेस रहो। मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं ना, तो पहले उसकी बेस फॉर्म सारी चीजें बेसिक से एडवांस जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं। उसके बाद उसी टॉपिक का क्यूबीसी चलता है हमारे बैच में। मतलब क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट, जो भी अगर छोटे कॉन्सेप्ट हो गए ना, जो छूट गए हैं, वो क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो जाते हैं। मतलब सारी चीजें जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक से कंफ्यूजन लेस करना है आपको। इस बार पूरी तरीके से कंफ्यूजन लेकर का आपको एग्जाम में बैठने साथी, ठीक है ना। तो आज हम शुरुआत करने वाले वॉइस एकदम अलग अंदाज में सीखोगे साथी। सारे ग्राफ मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। तो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर हो तो एक बार थंब प्रेस कर दीजिए। और मैं आपसे जो डेली गुजारिश करता हूं, सादा कागज और कलम लेकर बैठा करिए कि सारे ग्राफ आपके माइंड में मैं फिट करूंगा और नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ वीडियो को अंत तक देखने की गुजारिश। तो आइए बिना समय गवाए आज की सेशन का आगाज करते हैं साथी। और अगर जो भी चीजें मैं बताऊंगा ना, उसका आपको पूरी तरीके से फिजिक रूप में चाहिए ना, तो फ्यूचरविल 247 के टेलीग्राम से जुड़ जाइए साथी। आज मैं जो भी चीज़ें बेस लेवल की उनको बताने के बाद मतलब स्टार्ट करने वाले वॉइस, और उसके साथ साथ सारे क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी अपन कराने वाले, ठीक है ना। तो हम आज पढ़ने वाले वॉइस, लेकिन उसके बारे में एक बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब वॉइस अगर बात कर रहे हैं ना, तो वॉइस है क्या बाबा? ये तो लग रही नहीं आपकी आवाज़, जैसे वॉइस बोलते लगती है ना आवाज़। बोलो वॉइस, यार तुम्हारी वॉइस बड़ी स्वीट है, कहने का मतलब आपकी आवाज़ की बात कर रहा है। अब वॉइस के दो फॉर्म बना दिए। बोला दो फॉर्म कैसे बना दिए? एक तो बोलता था एक्टिव और दूसरा बोलता था पैसिव। क्या बोलता था? पैसिव। मैंने कहा दो चीजें। मैंने बोला कि आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं और मैं ही खुद ये काम तुमको बता रहा हूं। मतलब सब्जेक्ट मैं हूं और मेरे द्वारा ही ये बात बताई जा रही है तुमको। आई एम टीचिंग यू। लेकिन अगर मैं कह दिया यू आर बीइंग टॉट बाय मी, मतलब तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। भाई बात तो वही है, काम मैंने किया है, लेकिन ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर ये बात कंप्लीट की जा रही है। मतलब एक्टिव से तुमको लगता नहीं क्या यार सामने वाला बड़ा एक्टिव है? सामने वाला इंसान जो है ना बड़ा एक्टिव है वो, मतलब वो अपना काम खुद ही करता है। मतलब आप प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं ये बात खुद से कह रहा हूं। मतलब सब्जेक्ट अपनी बातों को स्वयं रखता है। लेकिन बोला कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, मतलब यहां ऑब्जेक्ट का सहारा लेके सब्जेक्ट की सारी बातों को बताई जाती है। मतलब वो लग रहा है पैसिव में यार थोड़ा लेजी है, ऐसा समझना। एक्टिव स्वयं सब्जेक्ट अपना काम करेगा। पैसिव में क्या करता है बेटा, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के ये सारी बातें बताई जाती है। मतलब है तो आवाज ही, है तो आवाज ही, लेकिन एक्टिव सेंस में क्या होगा बेटा, डायरेक्ट सब्जेक्ट काम करेगा। पैसिव सेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट काम करता है। पहले दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन बातें सिर्फ करने वाले हैं, हमेशा बोल पाओगे तो एक्टिव में बोलोगे, पैसिव सिर्फ बना पाते हो रिटन फॉर्म में। अब कह दिया कि यार ये काम मेरे द्वारा किया जाता है, ओवरऑल वो सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, सीधा सीधा सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो पैसिव में बोलने वाला सेंस में नहीं समझ पाता। पैसिव बोल के बताओ, पैसिव बोल के बताओ, ये क्या होता है? पैसिव बना के बताओ, पैसिव के रिटन फॉर्म है, लेकिन काम हमेशा सब्जेक्ट करता है। इस बात को बेहतर तरीके से समझोगे, लेकिन लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, सारी चीजें मैं क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं। लेकिन पैसिव बनाने के कुछ अंग होते हैं ना, कि क्या क्या जरूरी होती है, वो सारी चीजों पर विशेष चर्चा करने वाले साथी। लेकिन मेरे साथ ध्यान से जो भी चीजें बताऊंगा, जो भी ग्राफ बताऊंगा, उसको अच्छे से नोट करिएगा अपनी नोटबुक में। मैं अगर बात करूं ना, तो मान के चलो जैसे कोई स्टेटमेंट हो गया, कोई स्टेटमेंट हो गया और तुम एग्जाम में अगर गए हो, तो बेटा एक स्टेटमेंट होता है और उसके चार ऑप्शन दिए जाते हैं। चार ऑप्शन होंगे कि नहीं, ए बी सी डी। तो इन चारों में बच्चा क्या करता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करता है। पहले तरीका सीखो, ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहता है। एलिमिनेट तुम कर कैसे पाओगे भाई, कर कैसे पाओगे? सबसे पहला जो तरीका होता है वो टेंस फॉर्मेशन चेक करने का होता है। क्या होता है? टेंस फॉर्मेशन चेक करने का होता है। दूसरा वर्ब चेक करने का होता है। बेटा ये दोनों तक पहुंचते पहुंचते ना ऑलरेडी 2 से 3 ऑप्शन तुम्हारे एलिमिनेट हो ही जाते हैं। ना हो पाए तो 2 तो कम से कम हो ही जाएंगे। फिर 2 में सारे कॉन्सेप्ट अगर मैं बता रहा हूं तो सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। और इस बार तो एसएससी ने इतने जितने भी जाके देख लेना, सारे 36 सेट में जितने भी वॉइस पूछा ना, वो टेंस फॉर्मेशन ही सारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक पता चल गया। अब ये टेंस फॉर्मेशन क्या है, इसको समझना कितना जरूरी है, वो सारी बातें आज की क्लास में अपन करने वाले हैं। क्योंकि विदाउट टेंस फॉर्मेशन ना
बेटा तुम वॉइस बना ही नहीं सकते। अभी बोला ना कि इन चार का नहीं बनता, नहीं बनता तो नहीं बनता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों नहीं बनता, वो सारी चीजें मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। और अगर मैं कह दिया कि ये क्लास अगर आपको समझ में नहीं आ रही ना तो वॉइस तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि इतना सरल कोई कर सकता है तो मैं आपके बीच में कर सकता हूं, क्योंकि मैं आपको पूरा रटाने का काम नहीं करूंगा। सीधा सीधा आपको करना क्या बेटा, आपको अच्छे से पता है कि सर यहाँ पे ग्राफिकल नोट्स देने वाले हैं, मतलब कुछ ग्राफ से समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ध्यान रखेंगे टेंस फॉर्मेशन पे। किस पे ध्यान रखेंगे, टेंस फॉर्मेशन पे। अब अगर मैं बात कर दूं टेंस फॉर्मेशन की बात करूं तो सबसे पहले बताना, तुम रटते हो ना, क्या रटते हो बताओ, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज है तो इज हमारा में चेंज होगा, अगर हैज हैव है तो हैज बिन हैव बिन में चेंज होगा। बोलो हाँ, ऐसी चीजें रटी जाती है। पास्ट में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब में चेंज होता है, या हैड है तो हैड बीन वगैरह में चेंज होता है। मैं आपसे अगर कहूँ तो बताओ मुझे, क्या अगर टेंस की शुरुआत करते हो, टाइम एंड टेंस ऑलरेडी मैंने बता रखी है और सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड टॉपिक एकदम चिरपुटिया की तरह सारे सब समझाया बेटा, जाके इस प्लेलिस्ट में देख लेना साथी। अगर मैं कहूँ टेंस लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखोगे कि नहीं बताओ, बोलो भाई हाँ सर, बोल दो हाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखोगे आप मुझे बता दो, उसके बाद आप मुझे बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखोगे कि नहीं, बोलो हाँ सर लिखेंगे, बोलो भाई। उसके बाद आप लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके बाद आप क्या लिखोगे साथी बता देना, इसके बाद आप लिखने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बोलो हाँ या ना, ये सारी चीजें आप लिखने वाले हो। अब मैं आपको अगर कह दूं कि एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं लल्ला, अब वो कॉन्सेप्ट है क्या, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं सर टेंस फॉर्मेशन अपन को सिखा रहे हैं ना, तो सिखाने का ही काम होना चाहिए। मैंने कहा एक मूल मंत्र याद रख लो, बोलो क्या, लिख लो यहां पे चेंज इनटू अ विलो स्टेयर। मतलब टेंस फॉर्मेशन जो चेंज होता है ना, एक सीढ़ी नीचे चेंज होता है। एक सीढ़ी नीचे कहने का मतलब क्या होता है, रुको समझाते हैं, इधर देखो। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो एक सीढ़ी नीचे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो एक सीढ़ी नीचे उतर जाना, यहाँ पे आओगे। अब मैं अगर कह दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है तो नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है भाई, सीढ़ी नहीं है। कहने का मतलब क्या है बेटा, क्या है, नॉट एबल टू मेक फॉर्मेशन। भाई हम अगर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो उसके फॉर्मेशन नहीं कर पाते। अगर फॉर्मेशन नहीं कर पाए भाई, टेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाया तो नॉट एबल टू मेक पैसिव ऑफ देम, उसका पैसिव नहीं बना पाते। बोलो छोटी सी बात समझ में आई कि नहीं, पहले सुन लेना। अगर ये है तो इसमें आएगा, ये है तो इसमें आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका नहीं बनता। समझ गए रीजन। अब मैं आपसे बात करूं, सर ये इसमें गया, ये इसमें गया, ये वाला तो नहीं बताया आपने, ये रहेगा तो कहां जाएगा, बताता हूं, सारी चीजें बताऊंगा, पहले मेरी बातों को सुन लेना जरा ध्यान से। ये वाला बचा है तो इस पे अगर एक बात कहूं, कभी भी सेंटेंस में, पहला कॉन्सेप्ट तो पता चल गया ना, चेंज इनटू अ विल स्टेयर। दूसरा समझना, अगर सेंटेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहीं भी आ गई तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का जो फॉर्मेशन होता है ना बेटा, वो सेम टेंस में होता है। किस में होता है, सेम टेंस में होता है। और इसके साथ बेटा बींग लगा देते हैं साथ ही, और उसके बाद उस बी4 को कन्वर्ट करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये जिद्दी लेडी होती है ना, पैसिव कहती है हमेशा मुझे V3 चाहिए, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट जो पहले वाले होंगे वो तुम लगाओगे। इतना समझ लेना। अब मैं अगर आपसे बात कर दूं लास्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन सब में बताओ B4 लगता है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगता है, लेकिन इनके बाद कुछ फॉर्मेशन करने के लिए है नहीं, इनका फॉर्मेशन कर नहीं पाएंगे, तो इनके B4 से कोई मतलब नहीं। यानी V4 किनके किनके साथ, इज वाले से मतलब है, एम वाले से मतलब है, आर वाले से, वॉज वाले से और वर वाले से मतलब है। मतलब बेटा वॉज वर के साथ B4 है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही वो चेंज करोगे, वॉज बिंग या वर बिंग में। अगर इज के साथ B4 है, एम के साथ, आर के साथ, तो इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग के साथ ही तुम ट्रांसफॉर्म करोगे। ये B4 के लिए कॉन्सेप्ट सीख लो। बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को, टेंस फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि कुछ मैं छोड़ता नहीं, एकदम अलग तरीका होगा, स्क्रीनशॉट करते रहो, समझते रहो। अब मैं पीछे आ जाऊं, टेंस तो ऑलरेडी आपने समझ गए। अब अगर मैं यहीं पे आपको कह दूं, प्रेजेंट का तो आपने समझ लिया, अगर मैं इसी को पास्ट कर दूं, क्या कर दूं,
अगर मैं इसी को पास्ट कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं इसी को पास्ट कर दूं, सर आप तो इरेज करके लिख दिया और हमको पूरा लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो तुम पूरा ही लिखो बच्चा। देखो सब में मैंने पास्ट कर दिया, सारे कॉन्सेप्ट पहले वाले होंगे, ये है तो इसमें हो जाएगा, ये है तो इसमें हो जाएगा, इसके नीचे कूदने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नॉट एबल टू मेक फॉर्मेशन, बोलो हाँ या ना। बचा कौन सा सर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी ना बेटा, बोलो हाँ या ना। तो बिफोर के लिए सर ने कॉन्सेप्ट बताया कि सेम टेंस में रहोगे, वॉच वर्ब के साथ बिफोर, तो वॉच बिंग वर्बिंग इसके साथ वितरी कर देंगे, बात खत्म। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को, बोल देना नहीं है सर प्रॉब्लम तो अब आने वाली है, वो कैसे आने वाली बताता हूं, सुनना। अब मैंने आपको कह दिया, सर ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, बोलो हाँ या ना। सर ये है तो इसमें चेंज कर दिया आपने, ये है तो इसमें कर दिया, इसके सीढ़ी, इसके नीचे कोई सीढ़ी नहीं पूछने के लिए, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो समझ में आ जाता है। लेकिन सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों नहीं चेंज होता, इसमें भी तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के नीचे कूदने के लिए तो 2-3 सीढ़ी बची हुई है, लेकिन इसको क्यों नहीं बनाते, आपने रटा 3 तो लास्ट में आते, पता हो गया, चौथा ये भी रट लेते, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं बनती, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, इसको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको कह दूं कोई भी मॉडल्स है दुनिया का ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है बेटा, ध्यान रखना। लेकिन अगर किसी भी मॉडल्स को वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है ना, तो बताना इसके बाद वो बी लेगा, तब जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। और ये मॉडल्स के साथ बी लगना मतलब पैसिव स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। हम जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं लल्ला, तो इसमें हमारे जो वर्ब आती है ना, वो विल भी और सेल भी आती है। अब आप मुझे बता दो भाई, विल और सेल, मैंने ऑलरेडी तुमको जब टाइम एंड टेंस पढ़ाया था ना, तो एक बात बताई थी आपको कि टाइम एंड टेंस में टेंस हमारे 2 ही होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर का हमारा केवल टाइम होता है। इन पे मैंने सारे प्रैक्टिकल करके दिखाए। मैंने बोला ना, मेरा हिंदी मीडियम होता है, नहीं इंग्लिश मीडियम होता है, मेरा केवल प्रैक्टिकल मीडियम होता है। अगर इंग्लिश अच्छे से समझनी है ना, तो कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रैक्टिकल मीडियम। और उसमें मैंने ऑलरेडी समझा दिया सारी चीज़ें, B1 से लेकर B5 तक खेलना सिखाया, साथ ही एक्शन विथ हेल्पिंग वर्ब सिखाया। उतना अगर सीख लेते हो ना, तो सारे वर्ब के साथ खेलना सीख लोगे, टाइम एंड टेंस के साथ खेलना सीख लोगे, और ओवरऑल वो चीज़ें यहाँ पे आपको मददगार साबित होंगी, क्योंकि इंग्लिश एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, चेन होता है। फिर वही चीज़ें मैं बताता हूँ जिनके पीछे ज़रूरत पड़ी हो, और पीछे वाले समझ गए हो ना, तो आगे तुम करते जाओगे, एकदम रुकोगे ही नहीं। तो आप मुझे बता देना, उसमें विल भी सेल भी आता है, तो मॉडल्स के साथ ऑलरेडी बी लगा हुआ है। फॉर्मेशन तो पहले ही कर देते हो यार तुम, तो मैं फॉर्मेशन करूंगा कैसे, आखिर फॉर्मेशन करूंगा कैसे बताओ मुझे, क्योंकि मैंने बोला आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो विल है बेटा, पैसिव में चेंज करोगे तो मॉडल्स है ना, तो इसके साथ बी ही तो लगाओगे, विल भी सेल भी। हाँ, अब उसमें ऑलरेडी विल भी सेल भी लगा होता है, तो पैसिव में ट्रांसफॉर्म करोगे कैसे बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही होता है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन इज द सोल ऑफ वॉइस, वॉइस में सबसे पहली नजरिया आपको ट्रांसफॉर्मेशन का देखना होता है। तो बोलो सभी बच्चे मुझे बताएंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं, किसी को बोलना एक बार। हाँ, इतना दिमाग में नहीं रखना कि सर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पैसिव नहीं बनते, एक रट लिया तो रट के चले आए। हम मैं आपको कहता हूं ना, कॉम्प्लीमेंट वगैरह दिखेंगे आपको, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, पैसिव वगैरह बन जाएंगे। अब बोलो वो बने रहो मेरे साथ अंत तक, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखना ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखेंगे, कुछ बच्चों के लिए ये नए भी होने वाले, लेकिन मैं आपको कहता हूं ध्यान से मेरे साथ बने रहेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जैसे अभी आपको कॉम्प्लीमेंट दिखने वाले, इन सेंटेंसेस में देखो कॉम्प्लीमेंट दिखने वाले ना, ये कॉम्प्लीमेंट दिखने वाले, तो किस प्रकार से इनको करोगे। देखो ये आपको नरेशन जैसे लग रहे हैं ना, ये लेकिन पैसिव में पूछे गए प्रश्न है, तो वो सारी चीजें मैं कराऊंगा, लेकिन ये कर कब पाओगे, जब ये सारे मिर्च मसाले में जो मैं शुरू में तैयार कर रहा हूं ना, ये अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। थोड़ा अगर जल्दी बोल रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि आपको मैं बता दूं ना कि क्लासेस थोड़ी लंबी चलने वाली, ठीक है ना। तो वो आप अच्छे से समझ चुके हो भाई, फ्यूचर कंटिन्यूस का आप बनाते क्यों नहीं। तो क्या अगर हम बात करें टेंस फॉर्मेशन की, तो वो आप अच्छे से समझ चुके हो, टेंस फॉर्मेशन आप अच्छे से समझ चुके हो। क्या हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, साथ ही किसकी बात करेंगे, एक बार स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो अगर एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट खुद ही काम करता है, मतलब समझना, सब्जेक्ट होगा, साथ ही वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी को बोल देना एक बार नहीं है। फिर थोड़े स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, छोटी मोटी बातें बच्चों ऑलरेडी आप सीख पाते हो, वो थोड़ा थोड़ा बच्चों के कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होंगे, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, तो ऐसे बताना होगा मुझे ना कि आपको कुछ नहीं आता, और मेरी क्लास में उन्हीं को ज़्यादा समझ में आता है जिनको कुछ नहीं आता, थोड़े बहुत पढ़े होते हैं ना, तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो पढ़ के आए होते हैं, और मैं यहाँ प्रैक्टिकल कराता हूँ। मेरे बोले कोई मीडियम नहीं मेरा,
न इंग्लिश न हिंदी, केवल प्रैक्टिकल मीडियम। तो ध्यान रखा करो, अपने आप को ब्लैंक समझ के सारी बातें मेरे ग्रहण किया करो, फिर समझ जाओगे वो सारी चीज़ें, क्योंकि सबसे अलग था, सबसे सरल था, वो मैं देना चाहता हूँ आपको। तो देखो ये एक्टिव वॉइस लिखा लल्ला। अब मैं कहता हूँ पैसिव में बनाओ, तो बनता कैसे है देखना। ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस वाला ना, इसको पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। हाँ, अब मैं आपको एक बात करूं, इसके तुरंत वाला काम किसका होता है पता है? सर टेंस फॉर्मेशन कर देना। क्या कर देना? टेंस फॉर्मेशन कर दे। और इसके तुरंत बाद वो जिद्दी लेडी आ जाती है कि मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए अगर मैं वॉइस की शादी में जाऊंगी, मतलब वॉइस बनाने तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तुझे चाहिए। चलो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। इसके बाद बेटा अगर कुछ भी आता है ना, रूल ये कहता है कि अदर वर्ड वगैरह है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगा दो, कुछ एक्स्ट्रा कर दिए जाते हैं। नहीं है तो उसके साथ साथ ही आप प्रेपोजिशन लगाओगे। और प्रेपोजिशन के बाद होता क्या आप मुझे बता देना। ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना, ये जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? क्योंकि मजबूरी होती है ऑब्जेक्ट बनना। बोलो क्यों बनता है ऑब्जेक्ट? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद लल्ला हमेशा ऑब्जेक्ट ही तो आता है, तो ऑब्जेक्ट तो बनना ही पड़ेगा उसको। बताओ ये स्ट्रक्चर तुम्हारे बीच में, एक्टिव का स्ट्रक्चर और ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपको पैसिव बनाने। बताओ किसी को कोई दिक्कत? बोल देना एक बार नहीं दिक्कत है। स्क्रीनशॉट कर लो एक बार, ये कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट कर लेना सभी साथी, जल्दी जल्दी कर लेना। फिर आपको ले चलते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे, फिर वहां से शुरू करेंगे आपका वॉइस के सारे क्वेश्चन मीडियम, ठीक है ना। तो चलिए ये प्रैक्टिकल मीडियम का रहा पहला क्वेश्चन आपके बीच में, और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अगर साथी आपसे पूछा आई लव यू, इसका पैसिव बना दीजिए। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा भाई, टेंस तो पहचान लोगे ना। ये देखो लव लिखा है, मतलब अगर डायरेक्ट V1 है या V5 है बेटा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अगर V2 डायरेक्ट लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हो कि नहीं? बोलो। अगर मैं कहता हूँ V3 लिखा है लेकिन V3 हैज के साथ है और हैव के साथ है, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर V3 हैड के साथ है, किसके साथ है साथी? तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ जाओगे। अब मैं अगर आपसे कहूँ ये डायरेक्ट V1 लिखा है तो आपको इतना पता हो गया कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपसे कहूं साथी, अगर आप पैसिव बनाते हो तो टेंस फॉर्मेशन आपको जरूरी है ना। सबसे पहले क्या होगा? टेंस फॉर्मेशन होगा। अगर सबसे पहले टेंस फॉर्मेशन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सर ने कहा था एक कॉन्सेप्ट याद रखो, चेंज इनटू अ बिलो स्टेयर। ग्राफ देख लेना। तो इसके एक सीढ़ी नीचे जब उतरोगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही तो आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आती है बताना? इज आती है, एम आती है, आर आती है। ये सारी चीजें आती है कि नहीं? बोल देना एक बार हाँ सर ये आती है। मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो या तो इज लगेगा या तो एम या तो आर। भाई इज एम आर में वही लगेगा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो इसी को बनाना है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें लगती हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। पीछे स्ट्रक्चर क्या कह रहा था? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसी को सब्जेक्ट बना दीजिए। आप लोग स्ट्रक्चर देखते रहिए, मैं उसको बनाऊंगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर कहता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो यू है, तो यू को आपने क्या बना दिया बताओ? यू को आपने बनाया सब्जेक्ट, चलो बना दिया। अब यू के अकॉर्डिंग इज एम आर में क्या लगाओगे? आर ही लगाओगे ना। चलो आर लिख दिया। अब भाई कुछ वर्ब लगाना है ना, टेंस फॉर्मेशन के बाद वर्ब करनी है। तो वर्ब लव है तो वर्ब को थर्ड फॉर्म में करोगे तो लव्ड हो जाएगा। अगर वर्ब लिखा उसके बाद V3 लिख दिया, कुछ एक्स्ट्रा है तो लिखना, एक्स्ट्रा तो है नहीं कुछ, तो प्रेपोजिशन लगा दोगे बाई। और उसके बाद जो हमारा देखना एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखी जाती है। बताओ कोई दिक्कत नहीं बच्चा, बना लोगे ना पैसिव। ऐसे बनाना होगा आपको। दूसरा देख लेना, ही डिड इट लिखा हुआ है। अगर इसको बनाना चाहेंगे ना तो डायरेक्ट V2 आया है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं? बोलो पास्ट इंडेफिनिट है तो टेंस फॉर्मेशन कैसे होगा? एक सीढ़ी नीचे चले जाओ। एक सीढ़ी नीचे जाओगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा कि नहीं? बोल दो हाँ सर आएगा। अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आया तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या आते हैं बताओ? वाज आता है और वर आता है ना, यही चीजें तो आती हैं। यानी वाज या वर में चेंज होना है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इट होगा जो कि सब्जेक्ट बना दोगे। अब इट के अकॉर्डिंग टेंस फॉर्मेशन में वाज लगाओगे ना लल्ला, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो डिड सेकेंड है, डन हमारा थर्ड होगा। अब उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, प्रपोजिशन लगा के। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट बेटा क्या होगा बताना? हिम होगा। कोई दिक्कत नहीं, बना लोगे कि नहीं एक बार बता देना सभी लोग। हाँ सर बना लेंगे। तीसरे में आ जाओ, तीसरा क्या कह रहा है देखो, यहीं पे बना देता हूं मैं।
तीसरा कह रहे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा ये बताओ V4 मिला कि नहीं? सर ने कहा था अगर जहां B4 मिल जाएगा वो सेम टेंस में चेंज होगा। किसमें होगा? सेम टेंस में होगा, और उसके साथ बीइंग लगा के ये जो B4 है वो B3 तो होगा ही। तो अगर मैं बोलता हूं सारे कॉन्सेप्ट तो पहले वाले होंगे, ऑब्जेक्ट को एक बार सब्जेक्ट बनाओ तो क्रिकेट बन जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब भाई अगर आर लिखा है तो इज एम आर, आर मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर B4 है तो उसे सेम टेंस में करोगे, तो सेम टेंस मतलब इज एम आर में ही चेंज करना है ना। तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग, अब दे के अकॉर्डिंग नहीं देखना, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा ना तो सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? इज लगाओगे। अब सेम टेंस के बाद उसमें बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? तो बीइंग लगाना है। अब जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। क्या लिखोगे? तो प्ले का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड होगा। साथी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेपोजिशन लगा के सब्जेक्ट दे है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। अच्छा कभी आपने सोचा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं तो इसके बाद बीइंग लिखता क्यों ऑलरेडी? भाई आपको ऐसे ही पता है ना कि इज एम आर, वाज वर, ये सारे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेती है। बीइंग वो शॉर्ट दिखाता है ना कि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सस्टेन करनी है। ये चीजें जैसे हैज बीन, हैव बीन, ये बनी कैसे थी, हेल्पिंग वर्ब, वो सारी चीजें मैंने टाइम एंड टेंस में बताया है, जाके जरूर देखा करो यार, ये भी क्लासेस छोड़ना ना। अगला देख लो, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। आई हैव प्लेड हॉकी, आप लोग बता दीजिए मुझे, हैव लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो इस प्रेजेंट परफेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा? जिसमें हैज बीन, हैव बीन लगा होगा वही ऑप्शन चेक करना। तो भाई अगर हॉकी सब्जेक्ट बनेगा तो हैज बीन सही बनेगा। तो हॉकी हैज बीन प्लेड बाय मी, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। ये सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं सारे कॉन्सेप्ट आज यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ साथ ही, इसलिए कहता हूँ जल्दी जल्दी एक एक कॉन्सेप्ट सबके लिए चलते हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ गया, डू आप प्ले क्रिकेट, मतलब कभी कभी देखना, ये इंट्रोगेटिव वाले फॉर्म है, कभी कभी देखना, कभी कभी आपके बीच में क्या होगा? WH वर्ड पहले आ जाएगा, और कभी कभी आपके बीच में वो सारे ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इज, एम आर, वाज, वर, हैव, हैड, डू, डज, ये पहले ही आ जाएंगे। तो इनको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है? देखो रूल सारे वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर ये दिखते हैं, मतलब सबसे पहले अगर ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, जैसे स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब, मैंने इनको ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहा वो सारी चीज़ें मैंने पीछे बता रही है। इसके बाद नाउन प्रोनाउन आते हैं, सब हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, लेकिन इनके बाद बेटा नाउन प्रोनाउन आएगा, इनका नाम ऑक्सिलरी होगा। तो देखना जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना, सबसे पहले इसी को ट्रांसफॉर्म कर देना है, ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पे कर देना। उसके तुरंत बाद बेटा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा ना, उसको तुम सब्जेक्ट बनाते ही हो, बोलो हाँ या ना। अब तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, फिर सारे कॉन्सेप्ट पहले जैसे होंगे जैसे तुम पहले करते थे। तो जरा पीछे आ जाओ, अगर मैं बात करूंगा, सॉरी पीछे इधर से आएगा, मैं वो कर दिया। हाँ, अगर इसमें बात करें तो डू लगा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो बता देना एक बार ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? एक सीढ़ी नीचे मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता क्या है? इज आता है, एम आता है, आर आता है, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है। तो डू है बेटा, आप मुझे बताओ इसमें अगर सब्जेक्ट ढूंढोगे तो ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट बनता है, तो हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है क्रिकेट, तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग इज लगाओगी, एम की आर, तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग इज लगाओगे। देखो सबसे पहले उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, इज क्रिकेट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करो, प्लेड करोगे, उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं है तो नहीं लिखोगे, प्रेपोजिशन लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस कर दो, सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे, बस अगर ऑक्सिलरी वर्ब पहले तो पहले उसी को ट्रांसफॉर्म कर देना। लेकिन अगर मैंने कह दिया WH वर्ड है तो सबसे पहले उस WH वर्ड को ही ट्रांसफॉर्मेशन में लिख दोगे, WH वर्ड सेम सेम उतर जाएगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। तो देखना यहां वेयर लिखा है तो सबसे पहले वेयर ही लिख दो, भाई WH वर्ड उतार दिया सेम। उसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो क्रिकेट तुम्हारा सब्जेक्ट बनना है, लेकिन WH के तुरंत बाद ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो आप मुझे बताना, B4 लिखा है ना, B4 मतलब सेम टेंस में होगा, तो मतलब इज एम आर है तो इज एम आर में ही चेंज करेगा, लेकिन सब्जेक्ट अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग इज लगाओगे। क्या लगाओगे? इज लगाओगे। अब जाके साथ ही आपको बीइंग लगानी है, ये B4 वाले में ध्यान रखना। अब जाके आपको बीइंग लगानी सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बच रही है ना, उसको लगा दो, फिर प्रेपोजिशन लगा के, जो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लोगे ना। चलो अब मैं कहता हूं हु डिड इट, हु वाले को ध्यान रखना, मैं कहता हूं हु वाले को ध्यान रखना। हु को छोड़कर जितने भी WH वाले हैं, वाई, हुम, वेयर, व्हाट, ये सारे सेम लिख दिए जाते हैं ना, लेकिन हु को क्या किया जाता है साथी? इनके दो तरीके होते हैं, सुनना, रट के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। हु को पहली बात तो बाई हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कर देते हैं? बाई हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या था? हु डिड इट, ठीक है ना।
अब अगर बाई हुम में कन्वर्ट कर दिया तो बाई लगा के सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हु में सब्जेक्ट नहीं होता, ये रिसर्च ऑफ द सब्जेक्ट करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट को ढूंढने का काम करता है, ये बात दिमाग में रख लेना। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, सबसे पहले बाई हुम कर दिया, उसके बाद आप टेंस फॉर्मेशन करोगे ना, तो टेंस फॉर्मेशन क्या करोगे, देखो डिड लिखा है मतलब V2, तो एक सीढ़ी नीचे आ जाओ, V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट, एक सीढ़ी नीचे पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर लगता है ना, तो आप बताओ, आप इट अगर सब्जेक्ट बनने वाला है तो वॉज लगाओगे कि वर लगाओगे, वॉज लगाओगे ना, तो बाई हुम वॉज इट, उसके बाद वर्ब बचा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे व्हाट डन, ये आप बना दिया, बाई हुम वॉज इट डन आपने बना दिया। लेकिन मान के चलो अगर एग्जाम में ये ऑप्शन में ही नहीं रहा तो क्या करोगे, ये ऑप्शन में ही रहा तो क्या करोगे। अब एक तरीका सुन लो, जैसे तुम बनाते तो हु को एज वेल एज लिख दोगे साथ ही, उसके बाद आप टेंस फॉर्मेशन कर दोगे, सब्जेक्ट लिख दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दोगे, लास्ट में बाई लगाओगे। इस तरीके से भी अब आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों तरीके हु वाले लिख लो ला साथी, ये दोनों तरीके लिख लेना, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी ऑप्शन में दे देता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं दिया तो ये सही हो सकता है, ये बात ध्यान रखना हु वाले, ठीक है ना। अब पीछे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आ गया, मॉडल से रिलेट, मतलब ये दोनों पहले टाइप जो थे ना, टाइप नंबर फर्स्ट वो टेंस से रिलेटेड थे, वो तुम अब कर लोगे और वो पूछेगा भी नहीं, मैं ऐसे भी कह देता हूँ, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लिया, तुम्हारे दिन अच्छे हैं तो अलग बात है, बाकी ये स्कूलिंग टाइप का है, एकदम चिरपुटिया लेवल का है। अब स्टार्ट होते हैं कंपटीशन लेवल, ठीक है ना। तो टाइप 2 में अगर हम बात करने वाले साथी, टाइप 2 में बात करने वाले तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले मॉडल्स का है। तो मॉडल्स के लिए मैंने कुछ बताया है ना कि मॉडल्स को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, और सारे कॉन्सेप्ट एज यूजुअल पहले जैसे होंगे, ये बात तुम ध्यान रख लेना साथी। अब अगर मैं बात कर लूँ, देखो दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना दोगे, बोलो हाँ या ना, तुम्हारा दिस क्वेश्चन सब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद टेंस फॉर्मेशन करोगे ना, तो कैसे होगा, मॉडल्स का फॉर्मेशन कर दो। तो भाई मॉडल्स कैसे फॉर्मेट करेगा, कैन के साथ बी लगा दो, फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सॉल्व होगी। फिर बाई प्रपोजिशन लगा के, सब्जेक्ट आई है तो आप मी लगाओगे, क्योंकि बाई लगा दिया, प्रपोजिशन लगा दिया, तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव किस लगानी ही लगानी है, बोलो कर लोगे ना। सब चिरपुटिया टाइप के हैं। अगले क्वेश्चन पे एक बार आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट करते रहेगा हमारे साथ, इसके बाद वीडियो को आप थोड़ा धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि सारी चीजें एक ही इस क्लास में, एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट मैं दे देना चाहता हूं, जितने मिर्च मसाले तैयार रहे। फिर अगली क्लास में आप जितने भी क्वेश्चन पूछो ना, कितने भी लंबे चौड़े क्वेश्चन हो, सबको एकदम चिरपुटिया की तरह उड़ा डालो। बोला यू मस्ट प्ले क्रिकेट। अब ये बताओ मस्ट का क्या है, मॉडल्स है तो इसके बाद बी लगा दो, यानी मस्ट भी कर दोगे, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्रिकेट मस्ट बी प्लेड बाय यू, किसी को दिक्कत है, बोलो नहीं है। मैंने कहा वी शुड मॉडल्स होता है ना, वी शुड लव आवर पेरेंट्स, तो आवर पेरेंट्स हमारा क्या बन जाएगा। वैसे भी आपको पता है ना, किसी भी सब्जेक्ट और नंबर का मॉडल्स पे फर्क नहीं पड़ता, आई के साथ भी कैन, दे के साथ भी कैन, ही के साथ भी कैन ना। तो यहाँ पे मत देखना सिंगुलर प्लूरल में क्या, मॉडल्स के साथ बी लगा दोगे, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आर पेरेंट सब्जेक्ट बनाओगे ना, जैसे सारे कॉन्सेप्ट पहले थे यार वही तो हो रहे हैं। तो आर पेरेंट्स, उसके बाद मॉडल्स को क्या करोगे, शुड है तो शुड भी करोगे, आर पेरेंट्स शुड बी लव्ड बाय अस, वीक ऑब्जेक्टिव केस। देखो यार क्या दिक्कत है, इस आर पेरेंट्स को आपने क्या बना दिया, आर पेरेंट्स को आपने बना दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना दिया। फिर मॉडल्स को फॉर्मेशन करो, तो शुड है ना, तो शुड के साथ बी लगा दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड हो जाएगी। फिर प्रपोजिशन बाय लगा दिया, बी का ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा, अस लिख दिया, बात खत्म। क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं टाइप नंबर थर्ड पे, किस पे आ जाते हैं, टाइप थर्ड पे आ जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बताना मुझे, अभी आप अगर इज देखते थे, क्या देखते थे, अभी आप एम देखते थे, अभी आप आर देखते थे, इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखते थे, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ करता था। तो इसको क्या करते थे, सेम टेंस में बीइंग लगा के ट्रांसफॉर्म कर देते थे। लेकिन लल्ला अब आपको दिख क्या रहा है, देखना आपको दिख रहा है इज टू, एम टू, आर टू, और आपको दिख क्या सकता है, हैज टू, हैव टू। अगर आपको ये दिख गया, दिख तो रहा है अच्छे से बोर्ड में, तो भाई मैं आपको पहले बताया था ना कि ये चीजें प्लान को बताती है, शो करती हैं, और ये चीजें कंपल्सन को शो करती हैं, मजबूरी को। किसको शो करती है, कंपल्सन को। जैसे मैंने कह दिया मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड इंग्लिश, मतलब मुझे मजबूरी में, मुझे दिल्ली जाना, ये मेरा प्लान है, आई एम टू गो टू दिल्ली, लेकिन बोला मुझे यार दिल्ली जाना पड़ता है, ऐसा लग रहा है मजबूरी में जा रहे हो ना, तो आई हैव टू गो टू दिल्ली। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब अगर इनका पैसिव पूछ लिया ना, तो इनका फॉर्मेशन करोगे कैसे,
ये चीज़ें एक बार अलग पेज में लिख देता हूँ, यहाँ दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको दिख गया इज टू, एम टू, आर टू, ये चीज़ें प्लान को शो करती हैं साथी। अगर आपको दिख गए हैज़ टू, अगर आपको दिख गए हैव टू, और एक चीज़ ध्यान रखना, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दिखेगी, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दिखेगी, और ये चीज़ें आपकी मजबूरी को शो करती हैं, कंपल्सन को शो करती हैं। तो अगर ये कंडीशन में आप फंस गए तो क्या करोगे, ध्यान रखना। टू तो लगा है ऑलरेडी ना, देखो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, अभी बताने की ज़रूरत है, लिखो मत, क्योंकि आपको फॉर्मेशन सीखना है। कोई भी अगर चीज़ें बना दिया ना, वाइस बनाओगे तो फॉर्मेशन जरूरी है, सर ने पहले बता दिया। तो बेटा इज टू बी, इसके बाद आप बी लगाओगे, फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके बाद आप बी लगाओगे, फॉर्मेशन हो जाएगा। और जिद्दी लेडी कहती है मुझे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म देना अगर पैसिव बनाओगे, तो आप कर लोगे ना। इज टू है तो इज टू बी कर दोगे, फॉर्मेशन हो गया। एम टू है तो एम टू बी कर दोगे, हैज़ टू है तो हैज़ टू बी कर दोगे, हैव टू है तो हैव टू बी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट पहले जैसे होंगे, ये दिमाग में रख लेना। तो टाइप थर्ड ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, स्क्रीनशॉट कर लेना। आते क्वेश्चन की तरफ, आई एम टू राइट नॉवेल, तो आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो, अ नॉवेल ऑब्जेक्ट होगा ना, तो इसको हम सब्जेक्ट बना दे, बना दिया। चलो अ नॉवेल लिख दिया, अ नॉवेल, उसके बाद टेंस फॉर्मेशन चाहिए ना, तो एम टू है, इज टू, एम टू, आर टू, तो भाई एक टेंस में होगा ना, एस टू एफ टू अलग होगा। तो अ नॉवेल के अकॉर्डिंग एम टू तो लगाना नहीं है, तो इज टू लगाओगे ना। चलो इज टू तो आपने लगा दिया, फॉर्मेशन अब भी नहीं हुआ है, क्योंकि टू साथ में लिया था ना। फॉर्मेशन कब होगा, जब इसके साथ बी लगाओगे, समझ गए। अ नॉवेल इज टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमको, क्या चाहिए, तो रिटेन, उसके बाद प्रेपोजिशन लगा के, एक्स्ट्रा कुछ है तो लिख देते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बाई लगा के सब्जेक्ट आई है, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव कैसे लिखोगे, कोई समस्या किसी को, बोलो नहीं है। इसको बता देना, ही इज टू रीड द गीता, सॉरी गीता लिखा है, ये गीता है, तो क्या करोगे, दी गीता, फिर दी गीता के साथ इज टू लगेगा, इज टू के बाद बी लगा दो, फॉर्मेशन हो जाएगा। दी गीता इज टू बी रेड बाय हिम, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा। चलो बनाते रहना, ये कॉन्सेप्ट याद रखो। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अच्छा, राम हैज टू पूछ लिया, राम हैज टू परचेज द कार, तो सब्जेक्ट किसको बनाओगे बताओ, दी कार को बनाओगे। दी कार के अकॉर्डिंग हैज टू ही लगाओगे, हैव टू लगाना नहीं है, तो दी कार के अकॉर्डिंग आपने हैज टू लगा दिया, फॉर्मेशन भी लगाने के बाद होगा। फिर परचेज का क्या करना है, परचेज की वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, परचेज करनी नहीं, प्रीपोजिशन बाय लगा के, राम नेम है तो ऑब्जेक्टिव केस वही होगा। बताओ बन गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो बोलो नहीं है ना। अब आई एम टू डू इट है, इसको आप बता दीजिए, ये बताना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, थर्ड तक कंप्लीट। अब यहां से टाइप नंबर 4 शुरू होता है, टाइप 4 शुरू हो रहे। बहुत से बच्चे बोलेंगे इसमें क्या अलग है यार, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है सर, आपने पहले बता रखा है, तो ये टाइप कैसे बदल गया। मैंने आपको कहा ना, फिक्स प्रेपोजिशन जब आप पढ़ोगे ना, बच्चा इसको बनाएगा तो कैसे बनाएगा, देखना। नो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर बच्चा टेंस फॉर्मेशन करेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेगा, मतलब वो एम लगाना चाहता है, इज लगाना चाहता है, आर लगाना चाहता है। चलो बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम इसको बनाना चाहेंगे साथी, तो आप मुझे बताना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यू को लिख देंगे, उसके बाद आर लगाएंगे, बोलो हाँ या ना, उसके बाद नो की थर्ड फॉर्म नन हो जाएगी, प्रेपोजिशन बाय लगा के, सब्जेक्ट आई है तो मी लगा देंगे, बोलो हमारा इट। बहुत से बच्चे 95% बच्चे, क्योंकि 5% मेरे चैनल पे समझदार बच्चे आते, सब मूर्ख नहीं होते, तो अब मैं कहता हूँ साथी 95% ये बना रहे हैं, चलो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कहता हूँ सारे कॉन्सेप्ट तो पहले जैसे होंगे ना, एक कॉन्सेप्ट आपको हटा देना है, वो कौन सा, सर फिक्स प्रेपोजिशन का गेम है, मतलब नो हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेकर आएगा, अब जाके सही होगा। यू आर नन टू मी, ये सही होगा, नन बाय मी नहीं सही होगा, समझ गए। अब मैंने कहा प्रिपेयर्ड क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स हमारा सब्जेक्ट बनने वाले हैं, क्लास नोट्स। अब उसके बाद प्रिपेयर्ड अगर है बेटा, आप मुझे बता दो, V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट, एक सीढ़ी नीचे जाओगे, पास्ट कंटिन्यूस वाज वर, तो क्लास नोट्स प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड कर दिया, उसके बाद बाय लगा के मी लगा दिया, बाय मी। अब बताओ, अब ये गलत हो गया, कैसे गलत हो गया आप मुझे बताएंगे। सर जो प्रिपेयर्ड होता है ना, वो फिक्स प्रेपोजिशन फॉर के साथ आएगा, तो यहाँ फॉर मी कहोगे तब सही होगा, समझ गए ना। तो ऐसे कितने शब्द हैं, वो चीज़ें मैं आपके बीच में करने वाला हूँ, जितने भी वर्ड है ना, वो सब मैं आपको बता दूँ कि कहाँ कहाँ बच्चे थोड़े दिक्कत में आ जाते हैं, वो सब आपके बीच में सुनना। जैसे मैं आपको कह दूँ प्लीज्ड, अगर आपको मिल गई तो प्लीज्ड के साथ विद लगाओगे, क्या लगाओगे, बाय नहीं लगाना, ठीक है ना। प्लीज्ड मिल गया तो विद लगा दोगे। अगर मैंने कह दिया सेटिस्फाइड, क्या
सेटिस्फाइड मिल गया तो क्या करोगे, विद लगा दोगे, ठीक है ना। अब मैंने कह दिया डिसप्लीस्ड आएगा तो फिर विथ लगा दोगे, अगर प्लीज्ड के जगह डिसप्लीज्ड लिख दिया ना तो वहां भी विथ लगाओगे, याद रहेगा। इंटरेस्टेड क्या करोगे, इन करोगे ना, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, इंटरेस्टेड का थोड़ा उल्टा हो जाता है, जब डिसइंटरेस्टेड कर देते हैं ना तो वहां एट लग जाता है। एस्टोनिस्ड क्या करोगे, एट लगाओगे। बताओ ये डिस्कस्टेड है तो डिस्कस्टेड विद होता है ना, चलो अमेज्ड के साथ एट लगाओगे, प्रिपेयर्ड के साथ फॉर लगाओगे, इनवाइटेड टू करोगे, क्वेरल किसी के साथ करते हो तो विद लगाओगे, नो के साथ टू लगाओगे, डिपेंड के साथ ऑन लगाओगे, प्रेफर के साथ टू लगाओगे, लिसन के साथ टू लगाओगे, एनवायड, एडिक्टेड और नॉट इन सब के साथ क्या लगाओगे, एट लगाओगे। ये फिक्स प्रपोजिशन है, कभी वॉइस में चेंज करने के लिए देगी ना तो बाई मत लगा देना, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो सभी बच्चे, मतलब ये चौथे टाइप के मैंने कॉन्सेप्ट बताए, सब याद रखते जाओ अपने साथ में। चलो चीजें आपकी यहां तक कंप्लीट हो गई ना लल्ला, बोलो यहां तक चीजें कंप्लीट हो गई, अब दिक्कत नहीं है, मतलब टाइप 4 कंप्लीट हो गया। चलो अगले टाइप पे चलते हैं सभी बच्चों के लिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा अगला टाइप 5 क्या कहता है कि अभी आपने देखा क्या कि एक प्रपोजिशन लग जाता था ना, लेकिन अब ये जो सारे वर्ड्स दिख रहे हैं ना, दो प्रपोजिशन दिख रहे हैं। एक्टिव वॉइस में बोला आई शुड आस्क फॉर दिस, अब इसको पैसिव में अगर बनाओगे तो देखो एक बार बनाते हैं, शुड है मोडल्स, फॉर्मेशन तो कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो फॉर दिस को सब्जेक्ट बनाओगे नहीं, दिस हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो शुड है बेटा, तो शुड के साथ बी करोगे ना, बी लगाया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे, आस्क्ड कर दोगे। अब भाई एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, फॉर बच रहा है, तो फॉर लगा के मी तो करोगे नहीं ना, आस्क्ड फॉर तो हो गया। अब देखना ये सारे फ्रेजल एक साथ जुड़ के आते हैं ना, तो दो प्रेपोजिशन आपको एक साथ दिखने वाले हैं इन तरीकों में। तो आप इन सब के वर्ड के साथ जितने आग से साथ फॉर है, लॉफ के साथ एट है, इनको हटाना नहीं है। बहुत से बच्चे सोचेंगे फॉर को हटा के आस्क्ड बाय मी कर देते हैं, आस्क्ड फॉर फिर आपको बाय भी लगाना है, फिर अब सब्जेक्ट को मी करना है, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दोगे। अब इस बात को समझना, यहाँ आपको दो प्रेपोजिशन एक साथ दिख रहे हैं लल्ला, अब दोनों में से ऐसा नहीं करना, समझदार मत बनना कि एक हटा देते हैं। इसमें देखना दे लव्ड एट मी, तो मी में आई सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बता दो, आई सब्जेक्ट बन गया, लव्ड अगर है तो V2 है तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा ना, तो आई वॉज कर दोगे। बताओ आई वॉज, उसके बाद क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लव्ड ही होती है, तो लव्ड के बाद एट, उसके बाद बाय लगा के देम करोगे। बोलो समझ गए, एट और बाय दो के दो साथ आ रहे हैं। बोलो अब इसमें भी देखना अराइव्ड लिखा है, इनवाइट नहीं, इसको भी आप बना देना, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों आप बना दोगे। मतलब ये सेम फिक्स जिसके साथ आते हैं ना, अगर वो भी आपको मिल गए तो हटाने नहीं है, दो प्रपोजिशन एक साथ आएंगे, और वो इस सेंटेंसेस में दिखा है ना। शॉकिंग कि सर दो प्रपोजिशन कैसे आ सकते हैं, इनको नहीं हटा पाओगे, क्योंकि अब देखो हटते क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलके, जैसे गेव अप होता है ना, त्याग देना, छोड़ देना, तो ये फ्रेजल अपने साथ ही मिलके आते हैं ना, तो हटा दोगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो हटाने नहीं होते। ठीक, वर्ब के साथ ही ऑलरेडी आएगा, जहां भी आएगा देखो वर्ब के साथ ही तो लगे रहेंगे, वर्ब के साथ ही लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों आप मुझे बता के बताएंगे। ये टाइप 5 आपका कंप्लीट हुआ। अगले टाइप पे चलते हैं। अब आपको कुछ मिला है अलग सा, टाइप नंबर 6। अच्छा एक बात कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई सेंटेंस बन सकता है क्या कि जिसमें सब्जेक्ट ना हो, बताना मुझे आप। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई सेंटेंस बन सकता है क्या जिसमें वर्ब नहीं हो, बताना आप। दोनों नहीं हो सकते, बिना सब्जेक्ट के भी नहीं बनेगा, बिना वर्ब के भी नहीं बनेगा। सर इसमें सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा है, स्विच ऑन द लाइट में स्विच तो वर्ब दिख रहा है, और ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट दिख रही हैं। यहाँ भी ओपन द विंडो में ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ओपन वर्ब है, सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा। देखो ये क्या होते हैं बताने, इंपरेटिव होते हैं ना। मैं कह दिया इसमें आपका सब्जेक्ट हिडन होता है जो यू होता है। अच्छा मैं कह दिया स्विच ऑन द लाइट, तो किसको कहा, सामने वाले को कह रहा है यार ओपन द विंडो, सेकंड सामने वाले को कह रहा हूं ना, सेकंड पर्सन को, सामने वाले को, सेकंड पर्सन यू होता है। यहां सब्जेक्ट होता है लेकिन ये हिडन होता है। क्या होता है साथी, हिडन होता है। अब मैं कह दिया इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव आप बनाओगे कैसे, स्ट्रक्चर देख लेना। मैं कहता हूं तमाम तरीके होते हैं, अगर इनके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, कैसे बनाओगे, सबसे पहले लेट की मदद करते हो। अभी देखो लेट लगा के इंपरेटिव का पैसिव बना रहे हो ना, अभी लेट लगा के आपको एक्टिव वॉइस देगा, मतलब वो सारे तरीके, मतलब मैंने यहाँ पे जितने पीडीएफ में क्वेश्चन रखे हैं ना, थोड़ा सरल, फिर उससे थोड़ा सा कठिन, फिर उससे थोड़ा सा कठिन, ऐसे मतलब एवरेज मैंने रखे हैं सारे, ठीक है ना। तो अभी मिलने वाले हैं वो सारे खतरनाक प्रश्न, तो लेट से करेंगे। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा ना, उसको तुम सब्जेक्ट बना दोगे। क्या बना दोगे,
सब्जेक्ट बना दोगे। अब टेंस फॉर्मेशन की तो जरूरत होगी ही ना, टेंस फॉर्मेशन बिना किए कैसे पैसिव बनाओगे, तो लेट के साथ साथ बी लगा देंगे, टेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करोगे, जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म बना देना, आपके इंपरेटिव के पैसिव बन गए। स्ट्रक्चर आप नोट कर लेना। चलो बनाना। मैंने कहा अगर ये दिख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट हिडन दिख रहा है, इंपरेटिव तो आपको लग रहा है सामने वाले को आदेश दे रहा है। मैंने कहा लेट लगा दो, सबसे पहले आपने लेट लगा दिया। लेट के बाद जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दी लाइट है ना, तो दी लाइट को अपने सब्जेक्ट बना दिया। अब सर ने कहा फॉर्मेशन कर दो टेंस का, तो आप क्या करोगे, बी करोगे। टेंस फॉर्मेशन कहने का मतलब आप उसको फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट करोगे तभी पैसिव बनेगा, तो बी लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताओ, स्विच ऑन, ठीक है ना, स्विच ऑन है। चलो कर दिया। इसमें बता देना ओपन द विंडो, तो भाई लेट लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट द विंडो है, क्या है, द विंडो है। बहुत से बच्चे तो रट गए हैं ये। उसके बाद बी लगा दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ओपनड है। चलो कोई दिक्कत नहीं, रट गए हैं तो अब ये वाला करके दिखाओ, अब ये वाला करके दिखाओ। ओपन द डोर एंड गो आउट। मैं अगर बात कहूँ इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, जो ऊपर के दोनों मैंने बताया। कैसे बना सकते हो, मैंने बोला स्विच ऑन द डोर, ओपन द विंडो, मतलब मैंने आपको ऑर्डर दिया है ना, तो आप साथ ही बना सकते हो इसको दूसरे तरीके से, यू आर ऑर्डर्ड टू। उसके बाद जो सेंटेंस है वो पूरा सेम एज वेल एज लिख दोगे। ये नहीं कि सेंटेंस वाले में ओपन है ना, ओपन है तो उसको भी ओपन कर दिया। भाई यू आर ऑर्डर्ड, ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चुका है, सारे टेंस फॉर्मेशन वगैरह सब पहले ही हो गए। टू के बाद ये कहना है कि पूरा सेंटेंस एज वेल एज लिख दो। जैसे यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑन द लाइट, ये भी सही है। यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो, ये भी सही है, ठीक है ना। दोनों में से एक ही देगा, दोनों नहीं देंगे, ठीक। अब ओपन द डोर एंड गो आउट, अब इसको आप कैसे बनाना चाहोगे बताना, आप इसको कैसे बनाओगे, सभी बच्चे मुझे बताएंगे। चलो अगर इसको बनाना चाहेंगे तो ओपन द डोर एंड गो आउट, तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर एंड गो आउट, ऐसे बना दिया। सुनना, मैं कहता हूं ना वॉइस में जितनी बार एंड दिखेगा ना उतनी बार फॉर्मेशन करोगे। क्या करोगे, फॉर्मेशन करोगे। ये बात दिमाग में रख लेना, मैं सब यही बता रहा हूं। ये चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो पीछे गए प्रश्न है, सीजल में पूछा है साथी। देखो ओपन द डोर को तुम बना दो, मुझे क्या बनाओगे, आप बनाओगे लेट, उसके बाद दी डोर, बोलो हाँ या ना, उसके बाद बी लिख के ओपन, ये तुम्हारा ओपन द डोर का बन गया, बन गया कि नहीं। फिर एंड लगा दिया है ना, तो एंड लगाने का मतलब एंड आपने लिखा। फिर गो आउट अगला सेंटेंस है, इसको भी फॉर्मेशन करो। तो कैसे कर पाओगे, गो आउट को नहीं बन रहा है ना, तो गो आउट मैंने आपको ही कहा है, आपको ही ऑर्डर दिया है, तो आप सीधा सीधा इसमें लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद गो आउट एज वेल एज लिख दोगे। बोलो है ना अमेजिंग, लिख देना। ये तरीका ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसको मिस कर देते हैं, लेकिन आपको दिक्कत नहीं, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, अच्छे से देखने का प्रयास करो। बताओ लव योर पेरेंट्स क्या बनाओगे, लेट योर पेरेंट्स बी लव्ड। हाँ चलो, अब मैं एक चीज बताऊं, अगर सेंटेंस में कहीं पे सजेशन दिख गई, क्या दिख गई साथी, तो ध्यान रखना वहां पे आपको लेट से बेहतर होगा, लेट से बेटर होगा साथी। क्या बेटर होगा बताना मुझे, लेट से बेटर होगा आप सेंटेंस को शुड लगा के बताओ। अब शुड लगाओगे तो पैसिव तो बनेगा नहीं, शुड मॉडल से, तो शुड के साथ बी लगा देना, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा हेल्प द हेल्पलेस या लव योर पेरेंट्स, मेरा सजेशन है ना, तो योर पेरेंट्स शुड बी लव्ड ऐसे बना सकते थे। अब मैंने कहा हेल्प द हेल्पलेस, तो आप दी हेल्पलेस को सब्जेक्ट बनाओगे ना, ये सजेशन है कि यार हेल्पलेस की क्या किया करो, हेल्प किया करो। तो अगर इसको लेट से बनाया ना, लेट द हेल्पलेस बी हेल्प्ड, बना तो दिया, लेकिन वो भी अगर ऑप्शन में दिया है और ये भी ऑप्शन में दिया है, दी पेरेंट्स, उसके बाद आपने शुड लिखा, शुड के बाद बी लगाओगे तभी फॉर्मेशन होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ये भी दिया ना तो ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें लिखा होता है ना चूज अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा इसका सही होगा, करीबी होगा, उसी को आप सही करोगे। समझ गए ना। तो अब इसको देखो, डोंट इंसल्ट द पुअर, भाई पुअर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए ना, तो ये सजेशन ही है ना। तो भाई नेगेटिव है तो द पुअर आप लिखोगे, सब्जेक्ट बना दोगे दी पुअर। अब ये डू नॉट डज नॉट वाला इंडेफिनिट मत समझना, डोंट नेगेटिव इंपरेटिव में द पुअर, उसके बाद आप क्या लगाओगे, शुड लिखोगे, तो नेगेटिव है तो इसी के साथ नॉट लगा दोगे ना, फिर जाके बी लगाओगे, फॉर्मेशन होगा शुड नॉट बी। उसके बाद इंसल्ट का इंसल्टेड करोगे। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, बोल देना नहीं है। डोंट प्लग द फ्लावर, भाओ लेट से बना दोगे,
बना दो, लेट द फ्लावर नॉट बी फ्लग्ड। लेकिन अगर मैंने कहा सजेस्ट किया ना तो दी फ्लावर शुड नॉट बी फ्लग्ड करोगे, क्लियर कर देते हो। अब देखो अगला टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप सेंटेंस में अगर आपको कभी प्लीज दिख जाए, क्या दिख जाए, या सेंटेंस में आपको कभी काइंडली दिख जाए, ठीक है ना, तो इन दोनों को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को रिमूव करते हैं और इसके जगह पे लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू लिख दिया तो उसके बाद सेम सेंटेंस आपको लिख देने हैं और कुछ नहीं करना, क्योंकि सारे फॉर्मेशन वगैरह हो गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो गई, ऐसा नहीं उधर का वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, गिव का गिवन कर दिया। तो आपको प्लीज हटानी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, आपका पैसिव बन गया। बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं है। काइंडली लिखा है तो काइंडली को रिमूव करना है, इसके जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद पुट दिस बैग इन द रैक, बन गया। कोई दिक्कत किसी को बोलो नहीं है। अब ये सारी चीज़ें आपको कुछ अलग मिलने वाले हैं। अगले टाइप पे चलते हैं साथी, और अगला टाइप आपका क्या होने वाला देखना। अगला टाइप हो रहा है वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर। मतलब अगर सेंटेंस में कभी आपको साथी, अलग पेज लेते हैं, अगर सेंटेंस में कभी आपको सब्जेक्ट मिले, आपको वर्ब मिले, आपको साथ ही ऑब्जेक्ट मिले, और आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट मिला होगा। कॉम्प्लीमेंट तो जानते हो ना, सेंटेंस को जो पूरा करता है पूरक है। तो यहां पे करते क्या है, इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे। अब देखना यहां से स्टार्ट होता है बेटा पिक्चर। अभी तक बातें ट्रेलर की चल रही थी, किसकी चल रही थी, ट्रेलर की चल रही थी। अगर ये स्ट्रक्चर मिल गया तो क्या करोगे साथ ही, इन सब कंडीशन में ध्यान रखो। फर्स्ट वी रिमूव सब्जेक्ट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ही रिमूव कर दोगे पैसिव बनाते समय, मतलब ये सब्जेक्ट काट दिया, और इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हो, और सारे रूल एज यूजुअल होते हैं। तो अगर मैं सेंटेंस पे जाऊंगा, सेंटेंस पीछे क्या लिखा है, वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर, एक बार लिख देता हूं यहीं पे तब समझ में आएगा। वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर। अब सुनना, सारे नियम वैसे ही होंगे बेटा, और आपको यहां बाई वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी पूरा कर दिया, कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा देखना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये कॉम्प्लीमेंट है और लीडर। बोलो, सर ने बोला ये कंसेप्ट अगर दिख जाए, ये ग्राफ दिख जाए तो सबसे पहले बी को ही हटा दो, बी को काट दो यार। अब अगर हट गया सब्जेक्ट तो बाई लगा के एस लगाने की जरूरत नहीं है, बाई वगैरह लगा के देगा लेकिन गलत हो जाएगा, इस बात को दिमाग में रख लो। लेकिन इस बार एसएससी ने क्या किया था, वो जानबूझ के तानाशाही दिखाया था, यही स्ट्रक्चर था लेकिन वो बाई लगाने वाला सही किया था, चैलेंजिंग वाला प्रश्न था और वो गलत कर दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ ना एसएससी के आगे कुछ नहीं, वो चैलेंज यार कुछ मानता ही नहीं किसी का, लेकिन आप जो सही है उसको पढ़ो। सत्यम सर और अंग्रेजी कभी गलत नहीं होती, जो बता दिया करो उसके आगे एक बट करने की जरूरत नहीं है, लिख लिया करो। तो इसको हटा दिया, ऑब्जेक्ट को सर ने बोला सब्जेक्ट बना दो, चलो ही को हमने सब्जेक्ट बना दिया। इलेक्टेड लिखा है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस है भाई, सारे रूल पहले वाले हैं ना। पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्मेशन कैसे करोगे, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस में फॉर्मेशन होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब आता है, तो ही के साथ आप क्या करोगे, वाज लगाओगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, इलेक्टेड। उसके बाद आप क्या करोगे, आवर लीडर, कॉम्प्लीमेंट आप लिख दोगे। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, साथी बन गया ना, स्क्रीनशॉट रख लो। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाते हैं। पीछे आना, बोला पीपल सब्जेक्ट है, चूज वर्ब है, हिम कॉम्प्लीमेंट है, डियर गाइड, दो बार गाइड लिख दिया, चलो एक हटा देते हैं। डियर गाइड हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। ये हिम ऑब्जेक्ट है यार, कैसा लिख रहा हूं मैं, ये सब्जेक्ट ये वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है और डियर गाइड आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर वो स्ट्रक्चर फॉलो फिर किया तो सर बना दीजिए, कैसे बनेगा, इसका जो सब्जेक्ट है ना उसी के हटा दो, ठीक है ना। अब मैं अगर आपको कह दूं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ, चलो हमने सब्जेक्ट बना दिया ही, पीपल के साथ चूज लगा, चूज B1 है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, इसके एक सीढ़ी नीचे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है, इसमें इज एमआर आता है, तो ही के साथ क्या करोगे, इज करोगे ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अब क्या करोगे बता दो, ही चूजन। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख दो, बात खत्म। डियर गाइड बन गया आपका पैसिव, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ही चूजन डियर गाइड बन गए। चलो ये सारे टाइप आपके कंप्लीट हो गए अभी तक की जो मैंने बात की,
ठीक है ना, सब्जेक्ट दिखा, वर्ब दिखा, ऑब्जेक्ट दिखा, कॉम्प्लीमेंट दिखा। मतलब अब सर ये अगला टाइप कैसा स्टार्ट हो रहा है, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम। मतलब अगर इस प्रकार कहने का मतलब ये लग रहा है ना नरेशन जैसा है यार। एक बार पहले इसको लिख लो, एक बार लिख लेंगे सभी साथी। लग रहा है ना सारे नरेशन जैसे दिख रहे हैं ये, इसको किस प्रकार बनाओगे वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए हो गया होगा। एक काम करते हैं, पहले ऐसे नहीं समझाते, इसका एक ग्राफ मैं आपको बताता हूँ उस हिसाब से। पहले इसको एक बार देख लेना, टाइप अगले टाइप में इसको नोट कर लो, कौन सा टाइप था मैं तो भूल गया, किस टाइप में मुझे बताने हैं। पहले एक काम करना, इसको नोट कर लेना क्वेश्चन, फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ अच्छा ये क्वेश्चन ही है। अगर आपको साथी ध्यान रखना, सब्जेक्ट मिल गया, क्या मिल गया, सब्जेक्ट दिख रहा है, उसके बाद आपको साथी आस्क दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। फिर यदि आपको इफ दिख रहा है, फिर आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, वर्ब दिख रहे हैं और ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये सारी चीजें अगर आपको देखने को मिलती है सेंटेंस में, देखो क्या करोगे इन कंडीशन में अगर आप हैं तो उस समय आप करोगे क्या, सबसे पहले साथी इस सब्जेक्ट को ही रिमूव करना होता है। काट डालो, इसको हटा दो, सबसे पहले इसको रिमूव कर दो, और जो दूसरा आपको ऑब्जेक्ट दिखता है ना, इसी को आपको सब्जेक्ट बना देने हैं। क्या कर देने हैं, सब्जेक्ट बना देने हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट बना दोगे, और जो आपका आस्क वर्ब है ना, इसी वर्ब को, भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लगनी है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है, जब टेंस फॉर्मेशन हो जाता है। तो भाई इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, फिर टेंस फॉर्मेशन कर देना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, आस्क लगेगा आपको, आस्क देखना है ना, आस्क के साथ, तो आस्क का वर्ब आस्क्ड हो जाएगा, आस्क वर्ब आपको दिखेगी। तो इसके साथ साथ ही अब आप आगे जो इफ दिखेगा ना, इफ दिखेगा तो इफ के साथ इफ लिख देना, और आगे जो सेंटेंस है, आगे जो सेंटेंस है वो सेम लिखोगे आप। क्या करोगे, सेम लिखोगे। एक बार इस स्ट्रक्चर को अच्छे से नोट कर दो, एक बार इस स्ट्रक्चर को नोट कर दो अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार इस स्ट्रक्चर को नोट कर दो और स्ट्रक्चर खोले रखना, फिर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ही आस्क्ड, देखो सब्जेक्ट है, आस्क है साथी, ऑब्जेक्ट है, इफ लगा के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो सारी चीजें हैं ना। तो भाई अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सर ने कहा था ये कंडीशन है तो सबसे पहले इसको काट डालो, चलो काट दिया। ऑब्जेक्ट में है तो आई बन गया। अब आस्क्ड डायरेक्ट V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो आपको अच्छे से पता है किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, वॉच लगाओगे। फिर वर्ब आपका आस्क्ड ही होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आस्क्ड कर दोगे, आस्क का आस्क्ड ही होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ना, टेंस फॉर्मेशन देखो हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद आपको इफ लगा देने हैं, इफ के बाद बेटा जो सेम है सेम लिख दो, मतलब आई कुड हेल्प हिम, और आपका ये पैसिव बन गया, आपका ये पैसिव बन गया। मतलब इसमें थोड़ा सा काम करना था, आई वॉज आस्क्ड, मतलब जितने बड़े लेवल के उतने चिरपुटिया बन जाएंगे। देखो चलो इसको सॉल्व कर दो, जैसे मैंने कहा सी आस्क्ड अस इफ बी, अगर ये आपको ग्राफ मिल गया ना, सब्जेक्ट आस्क, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इफ लगा के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो कैसे करोगे सर, इसको चाप डालो सबसे पहले, ऑब्जेक्ट हमारा अस है तो इसको सब्जेक्ट बना दो वी, अगर आस्क्ड है तो V2 है ना, बोलो हाँ या ना, तो V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो वी के साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे ना, तो वी वर्ब, फिर आस्क का वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड ही होगा, V2 V3 दोनों आस्क्ड होते हैं। तो आस्क्ड के बाद अब क्या करोगे, इफ लगा दोगे, फिर वी सा रेड फ्लावर, वो सेम आपको उतार देना है, और आपका ये पैसिव बन गया। बोलो मजा आ रहा है ना, एकदम चिरपुटिया है सर ये, तो ये सारे चिरपुटिया हैं। चलो अब मैंने बोला ही आस्क्ड, सब्जेक्ट आस्क्ड, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इफ लगा के वो सारी चीजें हैं, इसको तुम बता दो क्या करना है, इसको चाप डालो। हिज वाइफ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हिज वाइफ सब्जेक्ट बना दो, हिज वाइफ वाज आस्क्ड, इफ लगा के सी वेंट टू, सारी चीजें बना देना। कोई प्रॉब्लम है किसी को, चलो बन गए। अब आ गया अगला टाइप, ये टाइप नंबर नेक्स्ट कर लेना आप, और इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखो, पीपल बिलीव दैट ही इज गुड, बताना
इसको बताना सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना आप सभी को, क्वेश्चन नोट कर लेना फिर आपको मैं बताता हूँ। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको, फिर इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे। पानी ला यार। चलिए हाँ देखना साथी, अगर मैं बात कर लूंगा, कभी भी आपको सब्जेक्ट के बाद एक चीज याद रखनी है। सब्जेक्ट के बाद आपको बिलीव दिख जाए, क्या दिख जाए? बिलीव दिख जाए। आपको थिंक दिख जाए, क्या दिख जाए? आपको कंसीडर दिख जाए, क्या दिख जाए? कंसीडर दिख जाए। आपको क्लेम दिख जाए, ध्यान रखना। आपको नो दिख जाए, क्या दिख जाए? नो दिख जाए। आपको रिपोर्ट दिख जाए, ठीक है ना, रिपोर्ट दिख जाए, ये सारी चीजें याद रखना। और इसके बाद दैट से कोई क्लॉज जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? कोई क्लॉज जुड़ा हो, तो इसका पैसिव किस प्रकार बनाएंगे, ये सारी चीजें याद रखो। दैट के बाद अगर कोई क्लॉज जुड़ा है, तो क्लॉज अगर कोई जुड़ा है साथी, तो दैट के बाद कोई सब्जेक्ट या वर्ब रहा होगा। तो दैट के बाद अगर कोई क्लॉज जुड़ा है, तो उसको किस प्रकार बनाओगे? तो ध्यान रखना, दैट के जो बाद क्लॉज होता है ना, यही हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? यही हमारे पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, ये बात याद रखना। तो एक बार एक काम करते हैं, पहले सेंटेंस की तरफ जाते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो। दैट के बाद वाला जो सब्जेक्ट है वही पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर समझ में आने वाला है आपको। स्क्रीनशॉट कर लिया? अच्छा देखना क्वेश्चन क्या लिखा है। अच्छा आगे है क्या क्वेश्चन? हाँ, पीपल बिलीव दैट ही इज गुड। जहां मैंने स्ट्रक्चर लिखा उसको लिखता हूं। हाँ स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखा है, अब यही मैं लिखता हूं, एक काम करता हूं। पीपल बिलीव दैट ही इज, एक मैं बता दे रहा हूं, फिर उसको आप अच्छे से करिएगा। ही इज गुड। अब आप एक बात ध्यान से समझिए भाई, इस सेंटेंस में पीपल की स्पेलिंग गलत लिख दिया यार, हो जाता है। हाँ देखो, पीपल सब्जेक्ट है कि नहीं? सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो? बिलीव से जुड़ा हो, थिंक से जुड़ा हो, कंसिडर से, काम से, एंड नो से, रिपोर्ट से, और उसके बाद दैट से कोई क्लास जुड़ा हो। तो क्लास कैसे होगा? सब्जेक्ट और उसके बाद होगा। दैट से अगर कोई क्लास जुड़ा है ना साथी, तो हम करते क्या है, दैट के बाद जो आता है ना उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी बनाना क्या है? सब्जेक्ट ही बनेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या बनना? ही बनना है। सब्जेक्ट हमारा ही बनने वाला है साथी। चलो सब्जेक्ट तो बना लिया, और एक चीज बता देंगे ना, बिलीव के पहले जो सब्जेक्ट वगैरह होंगे सब की बलि चढ़ जाती है, वो हट जाते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं कहता हूं जो बिलीव लिखा हुआ है, या जो भी बिलीव, थिंक या कंसीडर, क्लेम, नो, रिपोर्ट, ये जुड़े होते हैं ना, इनके तो वर्ब के थर्ड फॉर्म बनने हैं, क्योंकि मेन वर्ब यही होगा, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। लेकिन आपको पता है सब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए क्या? अभी ध्यान से समझना तो समझ में आएगा। आपको ये पता है कि सब्जेक्ट के बाद आपको टेंस फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो टेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट तो तुम पा गए, सर ने कहा था कि सब्जेक्ट, दैट के बाद जो सब्जेक्ट होगा पैसिव का सब्जेक्ट वही बनता है। तो दैट के बाद ही था, सब्जेक्ट आपने बना दिया। अब सर ये बोले थे ना कि टेंस फॉर्मेशन चाहिए, तो टेंस फॉर्मेशन में वर्ब क्या है आप मुझे बताओ? वर्ब आपको इज मिला है ना, तो इज मिला है, तो इज कैसे बताओ आप फॉर्मेशन करोगे? इज का फॉर्मेशन कैसे करोगे? इज का फॉर्मेशन करना है, पहले ही देख लो आपने इज लगा दिया। वैसे भी आपको पता है ना कि इज एम आर वॉज बेयर, इज एम आर
वॉज और वर, ये हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेती हैं। क्या लेती हैं? लेकिन यहाँ आपको देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं मिली, मतलब फॉर्मेशन में इस बिंग, एम बिंग, आर बिंग से भी नहीं कर सकती। यानी फॉर्मेशन तो आपको याद है इज टू बी के साथ ही होना है। किसके साथ? इज है तो इज टू बी कर दिया, फॉर्मेशन बन गया। एम है तो एम टू बी कर दिया, फॉर्मेशन बन गया। आर है तो आर टू बी कर दिया, फॉर्मेशन बन गया। हैज टू है, हैज टू बी कर दिया, हैव टू बी कर दिया, फॉर्मेशन बन गया। तो इसके तुरंत बाद साथी आपको एक चीज याद रखना होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो वर्ब कौन सी होती है बताना? जो वर्ब जुड़ी होगी, जैसे बिलीव, थिंक, कंसीडर, क्लेम, नो, रिपोर्ट, इनका थर्ड फॉर्म कर देना है। मतलब दैट के बाद वाला सब्जेक्ट आपने लिख दिया, फिर आपने जो वर्ब यूज की गई थी वो वर्ब लिख दिया टेंस फॉर्मेशन में, उसके बाद आपने बिलीव लिख दिया। लेकिन अब इस वर्ब को फॉर्मेशन तो करो। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से समझाता हूं क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा बता दिया इसलिए दिक्कत हो रही है। देखो दैट के बाद जो क्लास लिखा होगा ना, वही सब्जेक्ट और वर्ब तुमको लिख देनी। अब समझ में आ गई? तो दैट के बाद क्लास हमारा सब्जेक्ट लिखा है ही, और इसके बाद हमारा इज आ गया। लेकिन अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन लिखनी है? जो सब्जेक्ट से जुड़ा होगा, बिलीव, थिंक, क्लेम, ये सारी चीजें। तो आपने बिलीव्ड लिख दिया। अब इसका फॉर्मेशन कर दो। तो इज का फॉर्मेशन कैसे होगा? टू बी के साथ होगा। बाई इज बिलीव्ड टू बी, उसके बाद जो चीजें बची है तुम्हारी गुड, उसको लिख दो, बात खत्म। बन गई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे तो समझ पाओगे। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है देखना। आई फाइंड दैट, उसमें मैंने फाइंड नहीं लिखा है क्या? हाँ, इसमें फाइंड भी लिख दो, फाइंड भी होगा। फाइंड, बिलीव, थिंक, कंसीडर, क्लेम, नो, रिपोर्ट, ये चीजें, थिंक, ये चीजें आती हैं। तो अब देखो आई फाइंड दैट ही इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। तो आप मुझे बता दो सब्जेक्ट से देखो फाइंड जुड़ा हुआ है, फिर दैट के बाद देखो सब्जेक्ट और वर्ब है, तो दूसरा क्लॉज है कि नहीं। अब मैं आपसे अगर कह दूं साथी, कुछ नहीं कहना चाहूंगा तो इतना सुनना, इसको पहली बात चाप दो, इसको स्वाहा कर दो, खत्म कर दो। अब बचा क्या है? दैट के बाद जो हमारा क्लॉज यूज हुआ है उसको लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। तो ही इज लिख दो। अब मैं कह देता हूं दैट के बाद जो आया था क्लॉज उसको आपने लिख दिया, फिर जो सब्जेक्ट से जुड़ा वर्ब था उसकी V3 लगा दो। तो V3 क्या होगा? V3 हमारा फाउंड होगा ना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। चलो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। उसके बाद इसको फॉर्मेशन करो। तो इसको फॉर्मेशन कैसे करोगे? इज के साथ टू बी आएगा ना। टू बी के बाद आप क्या करोगे? ही इज फाइंड, इज फाइंड नहीं करना, इज फाउंड, उसके बाद टू बी करेक्ट करना। ऑलवेज करेक्ट जो बचा है उसको लिख दो, ऑलवेज करेक्ट। बताओ कोई दिक्कत किसी को? बोलो नहीं है। पीपल नो दैट गॉड लव्स टू ऑल। अच्छा, पीपल है सब्जेक्ट, उसके बाद नो जुड़ा है, नो के बाद दैट से दूसरा क्लॉज है कि नहीं? सब्जेक्ट और वर्ब। अच्छा बताओ इसकी बलि चढ़ा देनी है? चढ़ा दिया। दैट के बाद गॉड लव्स है, तो आप इस वर्ब को लिख दोगे? हाँ बोलो, गॉड लव्स। अच्छा, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? उसके बाद तुरंत लगा दिया गॉड लव्स, मतलब वो वर्ब लिख दिया। तो आप फॉर्मेशन किस प्रकार करोगे? गॉड लव्स, जो कि आपको पहले से पता है, वर्ब हमें सब्जेक्ट के बाद जो जुड़ी होती है उसको लेना है। तो कैसे करोगे बताना इसको? कैसे करोगे इसको बताना। अगर मैं लिख दिया गॉड लव्स, अब अगर मैं कहूँ वर्ब लिखनी है तो यहाँ आपको कोई वर्ब मिली नहीं ना, यहाँ आपको कोई इज एम आर देगा तभी आप बनाओगे। ऑलरेडी समझना, इज एम आर जो कि ऐसी वर्ब हो ना जो उनके बाद ऑलरेडी तुमको लिखना हो, कोई नाउन वगैरह लिख दिया, एडजेक्टिव वगैरह लिख दिया, आपको मेन वर्ब लिखना है ना, तो ये मेन वर्ब के साथ आप इस वन मेन वर्ब को भी लिखना चाहोगे तो गलत होगा। जैसे अगर ये सेंटेंस होता पीपल नो दैट गॉड इज ओमनीसेंट, अगर ये मैं बना दिया, पहली बात तो ये बनेगा नहीं, ध्यान रखना, ये वाला सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जो दूसरा क्लॉज होगा ना, सब्जेक्ट और वर्ब होंगी, तो ये मेन वर्ब नहीं आ सकती वहां पे, इसलिए मैंने लिख दिया। बहुत से बच्चा इसको भी चाप देगा कि गॉड लव्स कर दिया, उसके बाद ऑलरेडी वो इज एम आर लगा के इधर उधर करके बना दिया, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गॉड लव्स नहीं करना है। अगर इस सेंटेंस को मैंने बनाया तो कैसे बनाओगे? पीपल नो दैट, जैसे गॉड इज ओमनीसिएंट, मतलब जो गॉड होते हैं ना वो हर सर्वत्र हर जगह होते हैं, तो गॉड इज करना है ना, गॉड इज। तो अब इसको तो बना ही दोगे। तो भाई दैट के बाद गॉड इज मेरा जो क्लॉज है तो लिख देता हूं गॉड इज, ठीक है, मैंने लिख दिया। फिर वर्ब जो जुड़ा है उसको लगा दो, तुम पीपल को तो खा जाओगे, तो वर्ब नो है तो इसका नन होगा, नन। उसके बाद क्या करोगे बता दो? गॉड इज नन, उसके बाद टू ऑल नहीं करना, यहाँ पे ओमनीसेंट मैंने बोला था ना, गॉड इज नन, उसके बाद ओमनीसेंट, बात खत्म। अच्छा, इसके बाद आपने टू बी तो छोड़ दिया, ये भी याद रखना, गॉड इज नन टू बी ओमनीसेंट। ये सारी चीजें मैंने ज्यादा ही छोटा लिख दिया यार, समझ तो पाओगे ना, समझ तो पाओगे।
कभी ऐसी नहीं करनी, यहाँ इज लगा दिया, फॉर्मेशन नहीं होता कि सब्जेक्ट और वर्ब लिख दिया दैट के बाद वाला क्लॉज। लिखने के बाद आप वर्ब लिखोगे फिर फॉर्मेशन करना, टू बी नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया तो आपको टू बी नहीं छोड़ना है, बात ध्यान रखोगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी टाइप खत्म हो गया। अब आपके बीच में मिलने वाला है एकदम अलग तरीके का। अलग तरीका मतलब समझ रहे हो क्या? अभी तक आप लेट से क्या करते थे बताना? अभी तक आप लेट से यूज करके लेट से पैसिव बनाते थे, लेकिन अब आप लेट को एक्टिव वाइज में देख रहे हैं। तो लेट मतलब होता क्या है? लेट मतलब अलाउ करना होता है, किसी चीज़ को अलाउ करना होता है। मतलब सब्जेक्ट के बाद है तो इतनी बातें कंफर्म हो गई, ये मेन वर्ब के जैसा यूज किया गया है। मेन वर्ब के जैसा अगर सेंटेंस में लेट आए तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? एक चीज़ याद रखो, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ोगे ना तो एक बात तो मैं हमेशा कहूँगा, सब्जेक्ट की बलि चढ़ा दो, सब्जेक्ट की बलि चढ़ा दो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा और जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसी का सहारा लेकर बनाना है। देखो अगर लेट कभी भी लिखना मेरे साथ, ये नहीं कि मैं बताते चला जा रहा हूँ आप नोट ना करो, कभी भी लेट सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आए, ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद कभी भी लेट अगर आता है ना तो ये मेन वर्ब जैसा होगा, मेन वर्ब जैसा होगा। आगे आपको ऑब्जेक्ट दिखेगी, सॉरी जरूर दिखेगी साथ ही, तो आप सब्जेक्ट को क्या करते हो? रिमूव करते हो। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे। ध्यान रखना, फिर सारे कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन के एज यूजुअल पहले जैसे होंगे। अब अगर मैं बात किया, आई को हटा दिया आपने, हर को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट क्या बनाओगे? सी बनाओगे कि नहीं बताओ? सी बनाओगे ना। आई लेट हर गो, मैंने उसे इजाज़त दिया, अलाउ किया घर जाने के लिए, तो सी को आपने सब्जेक्ट बना दिया। अब ये लेट क्या है जानते हो? वर्ब की सेकेंड फॉर्म में लिखी है। लेट तीनों फॉर्म में सेम होती है, सेकेंड फॉर्म में लिखी हुई है। देता हूँ नहीं, मैंने उसको दिया, वो गया, ऐसे समझोगे तो V2 में लिखा है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो सी के साथ वॉज लगाओगे। देखो सब्जेक्ट भी लिख दिया, ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख दिया, सी वॉज, उसके बाद वर्ब लिखोगे तो वर्ब हमारा क्या होता है? वर्ब हमारा तीनों फॉर्म में लेट होगा, लेट तीनों फॉर्म में होगा ना, तो V3 भी लिख दिया, सी वॉज लेट, उसके बाद गो होम आपको एज यूजुअल उतार देनी है। सी लेट मी डांस, तो आप बताओ, सी को हटा दिया आपने, अगर लेट सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा यूज हुआ तो ऐसे ही करना। आप मी को सब्जेक्ट बना दिया आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या करोगे? वॉज लगाओगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट लिख दो, आई वॉज लेट, उसके बाद डांस करोगे। ऐसा नहीं कि डांस्ड कर दो, क्योंकि ऑलरेडी ये V3 में हो जाता है ना। अब मैंने कहा आई वॉन्ट लेट यू गो, मतलब ये विल नॉट लिखा है ना, तो आई विल नॉट लेट यू गो, तो भाई आई को आपने रिमूव कर दिया, यू आपका क्या बनने वाला है? सब्जेक्ट बनने वाला है, तो विल नॉट है, तो आप मुझे बता दो क्या करोगे? तो यू के अकॉर्डिंग आप विल नॉट करोगे, बी करोगे ना, तो क्या करोगे? विल नॉट, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपको वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब आप लेट लगाओ। अब आप बी लगाओगे तो क्या समझ में आता है? बी लगा दिया तो आपका फॉर्मेशन बन गया, मतलब यू विल नॉट लेट बी, उसके बाद क्या करोगे? गो कर दिया आपने, बन गया। लेकिन मैं आपको कहूँ ना, इसको जो विल नॉट पूरा लिखो, यू वॉन्ट लेट बी गो कर दो, इसको वॉन्ट ही पूरा लिख दो, विल नॉट नहीं। वॉन्ट जिस फॉर्म में आपसे पूछा इस फॉर्म में आप बना दोगे, यू वॉन्ट लेट बी गो। क्लासेस थोड़ा लंबी हो गई ना, लेकिन मैं सारे टाइप इसमें बताने का काम कर रहा हूँ, आपको एक भी मैंने छोड़ा नहीं है, इसलिए मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि सारी चीज़ें अगर कंप्लीट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, साथ ही टेक्स्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखना, जितने छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट थे ना, जहाँ से आप अपने आप को बिल्डअप करोगे, मतलब वॉइस को लेकर, वो मैंने आज की इस क्लास में बता दिया। साथ ही अगली जो क्लास होने वाली है रात के 11 बजे आपका भाई जरूर आता है, जो अगली क्लास होने वाली है मैं आपको बता दूँ, उसमें हम सीखने वाले हैं कहीं ना कहीं QBC के माध्यम से सारी वॉइस, मतलब वॉइस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट छूटे होंगे ना, वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सब कल की क्लास में होने वाले हैं। तो बहुत से बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, हर एक टाइप के, मैंने 100 क्वेश्चन का चैलेंज होता है, वो 100 क्वेश्चन आप जरूर करोगे हमारे बीच में, और कुछ ही सेकंड में हर एक क्वेश्चन का जवाब दोगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।